ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो काफ़ी सारा सिलेबस जो है आप लोगों का क्लास 10th आईसीएससी में सबसे पहले जैसे सेल है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एंड देन जेनेटिक्स है। ये काफ़ी सारा सिलेबस आप लोगों का स्कूल वगैरह में कवर अप हो गया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला। ठीक, सो अभी तो जो हम लोग जिस हिसाब से चलेंगे, मैं पहले बहुत बेसिक चैप्टर ही उठाऊंगी जो आप लोगों ने क्लास 9th में कवर अप कर रखा है। क्लास 9th में आप लोग जानते हैं सबसे पहले आप लोगों ने सेल पढ़ा था, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे के चैप्टर्स लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देन जेनेटिक्स, फाइन। और या जो भी चैप्टर आप लोगों के स्कूल में कवर अप हो गए हैं, ओके। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। पहले जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं दे ऑलरेडी नो कि क्लास 9th आईसीएससी में वो लोग पढ़ चुके हैं। काफ़ी सारा सिलेबस उन लोगों का पूरा साल वो लोग पढ़े हैं। तो वहाँ पर सेल हम लोगों ने डिस्कस किया था, टिश्यूज़ डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बायो में कंप्लीट करी थी, ओके। तो यहाँ पर क्लास 10th में थोड़ा सा लेवल अप है और नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि बायो में क्या क्या चीज़ें और पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास जो है वो आप लोगों की बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लास 9 में आप लोगों ने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब क्योंकि पढ़ रखी हैं तो ये एक तरीके का रिवीजन चैप्टर ही होगा, रिकॉल करने वाला चैप्टर ही होगा, ताकि आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आसानी से समझ में आ सके, ओके फाइन। तो मैं ये शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बेसिक सी चीज़ बता दूं। हर फर्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट स्टिल यहाँ पर अगेन, तो बायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। बायो बेसिकली सब्जेक्ट आ जाता है साइंस का, ओके। तो जो साइंस है, आप लोग साइंस पढ़ते हो जिसमें आप लोग लॉजिकल स्टडी करते हो, कोई भी फिनोमिना जो चल रहा है नेचर में या हमारे सराउंडिंग्स में, उसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करते हो कि ऐसा प्रोसेस क्यों हो रहा है या फिर ऐसा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। कि ब्लड रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब भी हम ये वाई एंड हाउ के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे नेचर में प्रोसेस हो रहे हैं उसको आप साइंस बोल देते हो। तो साइंस बेसिकली लॉजिकल स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स, जो भी हमारे चारों ओर, सराउंडिंग्स मतलब चारों ओर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके पीछे की लॉजिकल स्टडी, लॉजिक फाइंड आउट करना, ओके। तो साइंस में ही डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स आ जाते हैं, पार्ट्स आ जाते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी बेसिकली डील्स विद द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारा ग्लोब है, यानी कि जो अर्थ है, उस अर्थ पर आप लोगों को जितने भी लिविंग क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग्स, क्या क्या लिविंग्स में क्या क्या मिल जाएगा, या तो प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, ये सब चीज़ें। तो अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स, वो सभी ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हो वो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायो और लॉजी यहाँ दो वर्ड्स हैं। बायो मीन्स लाइफ या लिविंग और लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो आप यहाँ पर स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ओके, इसीलिए वर्ड आया है बायोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट में आप यही सब चीज़ें पढ़ते हैं, इनके बारे में, इनकी डिटेल्स के बारे में सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो बायोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस यूनिट से मिलके बने हैं उस यूनिट को आप क्या बोलते हो, सेल, फाइन। तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो बायो में हम लिविंग्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि लिविंग्स बने किसके हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वॉल है, तो वॉल जो है आप लोग जानते हैं ना ब्रिक्स से मिलके बनती है, कई सारी ब्रिक्स जो हैं वो मिलकर के वॉल बनाती हैं, फाइन।
तो ऐसे ही हमारी जो लिविंग बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस यूनिट से बना है उसे आपने बोल दिया यहाँ पर सेल, सेम एज दैट ऑफ मैटर ऑफ आपका वॉल। तो वॉल जैसे बनी है ब्रिक्स की, ऐसे ही हमारी बॉडी बनी है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, चाहे प्लांट की बॉडी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, सब बने हुए हैं सेल के। क्लियर? तो क्योंकि ये फंडामेंटल पार्ट है इसीलिए आपकी बुक में सबसे पहले इसके बारे में बता रखा है, क्योंकि विदाउट सेल तो आप क्या ही समझोगे बायो में, इट्स वेरी वेरी फंडामेंटल। ओके, तो हमने अभी तक समझा साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, और ये जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे ग्लोब पर, हमारे प्लैनेट पर, इसी तरीके के मिलेंगे और तो कुछ क्या ही मिलना है। ठीक है, तो जितने भी ये लिविंग क्रिएचर्स हैं ये जिस यूनिट से मिलके बने हैं दैट यूनिट इज़ सेल। ओके, तो अब सेल के बारे में थोड़ा और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि सेल क्या है, किन किन चीज़ों का बना हुआ है। फाइन, तो सेल बेसिकली अगर हम बात करें, आप लोग जानते ही हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब हुआ कि आप जैसे जानते ही हो कि यहाँ पर लाइफ का मतलब मीन्स लिविंग्स है। ठीक है, और लिविंग्स यानी कि जो लाइव है, स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है ना, जो जिंदा है, मतलब बेसिकली जो जीव जिनको आप हिंदी में बोल देते हैं। तो लाइफ या लिविंग्स, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस यूनिट से बने हैं उस यूनिट को आपने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चर मतलब बनावट बेसिकली। ठीक है, तो पूरी बॉडी, जैसे वही वॉल को बनाया ब्रिक ने, तो ऐसे ही पूरी बॉडी को जिस यूनिट ने बनाया उसे आपने क्या बोल दिया, सेल। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, सॉरी ट्री है, तो यहाँ पर आप देखोगे कई सारी, सपोज ये लीव्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये ट्रंक वाला पार्ट हो गया, रूट्स जा रही हैं, तो ये जितने भी पार्ट्स आप देखते हो सब में सेल्स सारी होती हैं। तो सेल्स जो हैं वो काफ़ी सारी मिलती हैं और पूरी बॉडी तैयार कर देती हैं। तो ये जो पूरी बॉडी बन गई, इस पूरी बॉडी की अल्टीमेट यूनिट क्या रही, सेल। ठीक है, सेल ने ही पूरी बॉडी को बना दिया, चाहे प्लांट बॉडी, ऐसे ही एनिमल बॉडी ले लो, ह्यूमन बॉडी ले लो, कुछ भी। तो इसीलिए आपने इसको क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं बेसिकली, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल ही हैं। आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, प्लांट बॉडी में ऐसे फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है। ठीक है, उस खाने को तोड़ करके एनर्जी निकाली जाती है, रेस्पिरेशन होता है, उस एनर्जी से आप इतने सारे काम कर पाते हो, मैं बोल पा रही हूँ, आप लोग पढ़ पा रहे हो, लिख रहे हो, है ना। ये जो दुनिया भर की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए ना। तो ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं लिविंग्स के, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, ऐसे ही रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सभी प्रोसेसेस जो हैं ये बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहती हैं, सेल। सेल में ही होती हैं ये सारी प्रक्रियाएं, आप जानते ही हो। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, सेल के अंदर, मेसोफिल सेल्स में। आप जो सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो फंक्शनल यूनिट इस वजह से इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे फंक्शंस जो हैं वो सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये वही यूनिट है जिसने पूरी बॉडी को बनाया। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट। और जो फंक्शंस परफॉर्म कराए जाते हैं, लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इसी यूनिट के ज़रिए करते हैं, इसी यूनिट में होते हैं, इसीलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फाइन, इसके बाद हम इसको बेसिक यूनिट भी आप बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। तो कई जगह आपको सेल के बारे में ये भी देखने को मिलेगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब अगेन लिविंग। ओके, तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि सेल होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल जो है
कैसे पता चला कि सेल जैसी कोई चीज़ होती है, ये सब हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे मालूम हुआ। आज तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, लेकिन पहले ये बातें नहीं पता थी। ठीक है ना, किसी को भी नहीं मालूम थी, तो कैसे पता चला। तो यहाँ पर आप लोगों ने नाम सुना होगा रॉबर्ट हुक का, बड़ा पॉपुलर है। तो रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में, ठीक है, इनको क्या मिल गया था, कहीं घूम रहे थे तो क्या मिल गया था बार्क का पीस। ठीक है, बार्क बेसिकली क्या होता है, ये जो आप ट्रंक देखते हो ट्री का या स्टेम वाला पार्ट, ये जो ट्रंक है इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो आपने देखी हुई है ब्राउनिश कलर की, जो बड़ी खुरदरी सी होती है ना, बड़ी टफ सी होती है, तो वही जो पार्ट होता है इसे बार्क कहा जाता है। वही बार्क का एक पीस उनको कहीं से मिला, वो उठा लाए, अपनी लैब वैब में देखा उन्होंने, तो उसका वो जो बार्क वाला पार्ट था, उसी बार्क वाले पार्ट में एक टिश्यू था। वही अगेन है तो ये प्लांट का पार्ट ना, और प्लांट का पार्ट है तो इसमें सेल्स भी होंगी, नेचुरल बात है। ठीक है, और सेल से मिलकर के टिश्यूज़ बनते हैं। तो ऐसे ही एक टिश्यू था वहाँ पे जिसको बोला गया कॉर्क टिश्यू। तो वही कॉर्क टिश्यू को या बोलो बार्क को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, खुद के डिज़ाइन करे हुए माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मतलब बार्क के अंदर कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स दिखाई दी। ओके, इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। तो ऐसी हेक्सागन रिंग्स उनको दिखाई दी, तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रही है। जैसे ही उन्होंने इस बार्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा, उन्हें तो लगा कि अरे ये तो बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा है। इसको वैसे समझ लो ना, जैसे हम किसी को देखते हैं तो बोलते हैं ये तो उसकी तरह दिखाई देता है या ये उसकी तरह दिखाई देती है। तो सेम उसी मैनर में बोल दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा है। हनी कॉम्ब इज़ डिफरेंट फ्रॉम बी हाइव। दो अलग अलग चीज़ें हैं। बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता जिसे आप बोल देते हैं, और उस मधुमक्खी छत्ते के अंदर जो हनी बीज ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर देती हैं वैक्स से टू स्टोर हनी, हनी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसी को ही आप क्या बोलते हो, हनी कॉम्ब। तो हनी कॉम्ब ये वैक्स से बनी हुई रिंग्स रहती हैं मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ही, जिसके अंदर हनी स्टोर किया जा सकता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर को हनीकॉम्ब बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हनीकॉम्ब रखा जाता है। तो जैसे उन्होंने इस पार्ट को, बार्क को माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश की, उन्होंने क्या पाया कि ये जो बार्क है ये बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा है। उसके एक एक सेल को, या सॉरी उसके एक एक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया सेल्यूली। सेल्यूली क्यों? उन्होंने कहा कि ये तो पूरी बिल्डिंग हो गई, उस पूरी बिल्डिंग का ये कंपार्टमेंट हो गया। तो एक कंपार्टमेंट को ही उन्होंने नाम दे दिया सेल्यूली। सेल्यूली का मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट, छोटा सा कंपार्टमेंट, छोटा सा ही था तो इसलिए लिटिल कंपार्टमेंट। तो ये पूरी बिल्डिंग, उस पूरी बिल्डिंग का ये एक छोटा सा पार्ट, लिटिल कंपार्टमेंट। तो उसी लिटिल कंपार्टमेंट को लैटिन ग्रीक भाषा में सेल्यूली बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो बायो का या मैक्सिमम जो साइंस की टर्म्स ली गई हैं वो ग्रीक और ये लैटिन वगैरह से ही ली गई है। तो ऐसे ही सेल्यूली वर्ड वहाँ से आया, इसका मतलब हो गया लिटिल कंपार्टमेंट। यही सेल्यूली जो है ये वर्ड बाद में मॉडिफाई हो गया और इसे ही आपने आज क्या बोलना शुरू कर दिया, सेल। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ सेल में इसलिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को माइक्रोस्कोप में इस तरीके से उसका नामकरण किया। ठीक है, सेल्यूली बोल करके। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा, क्योंकि लाइव सेल तो था नहीं, डेड सेल ही देखा उन्होंने। डेड सेल क्या होते हैं अभी आगे बात करेंगे। तो ये डेड सेल वाला पार्ट उन्होंने देखा। इसके बाद नेक्स्ट आए एंटनी वॉन लिवान हुक। एंटनी वॉन लिवान हुक। तो एंटनी वॉन लिवान हुक जो थे, रॉबर्ट हुक नंबर 1, एंटनी वॉन लिवान हुक नंबर 2। तो एंटनी वॉन लिवान हुक जो थे, इनका आप लोगों को पता ही है, इन्होंने लाइव सेल देखा था, इन्होंने डेड सेल नहीं देखा था, लाइव सेल देखा था। तो उन्होंने बैक्टीरिया देखा, स्पर्म देखा, ठीक है, ऐसे कई सेल्स देखी इन्होंने। तो इनका डेड सेल देखने के बाद इन्होंने लाइव सेल देखा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सारी डेड सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि कुछ पता थोड़ा था। आज तो हम जानते हैं क्या है सेल में क्या नहीं, लेकिन तब कुछ पता नहीं था। तो इसलिए एंटनी वॉन लिवान हुक ने लाइव सेल देखी कि अच्छा पानी में भी इस तरीके की सेल्स देखने को मिल जाएगी, अमीबा मिल जाएगा,
स्पर्म मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो थी उन्होंने एंटनी वॉन लेवानहुक ने देखी। ही वॉज बेसिकली बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री ऑफ सेल में आप पढ़ेंगे। ऐसे पुरकिंजे आप लोगों ने सुना था प्रोटोप्लाज्म के लिए कॉइन द टर्म। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। तो उसी का ही ये एक ओवरव्यू चैप्टर है, एक रिकॉल या रिवीजन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सेल में ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा हम बात करें तो अलग से अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर कि सेल्स कितने नंबर में प्रेजेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको नेचर में देखने को मिलेंगे। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में एक ही सेल है, कहने का मतलब वो एक ही सेल है। फाइन। यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स देखने को मिलेंगी, यहाँ एक ही सेल देखने को मिलेगी। तो यूनिसेलुलर में जो एक ही सेल होएगी वो सेल मल्टी टैलेंटेड होगी, सारे काम करना जानती है, आप उससे जो करा लो। सपोज फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो अमीबा के केस में क्या है आप लोग जानते ही हो, इससे डाइजेशन भी करा लो, रेस्पिरेशन भी करवा लो, ठीक है, अपने अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन भी करवा सकता है, एक्सक्रेशन भी करवा लो, तब सारे काम ये कर सकता है एक ही सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर पर्टिकुलर सेल्स डाइजेशन करेंगी, ठीक है, पर्टिकुलर सेल्स आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, पर्टिकुलर सेल्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो ऐसे वहाँ अलग अलग तरीके की सेल्स ग्रुप बना करके अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में मल्टी टैलेंटेड जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो मल्टी टैलेंटेड इसलिए कहना गलत होगा, वहाँ एक पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बनी है, उससे आप दूसरा करने को बोलोगे वो जल्दी से नहीं करेगी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब वर्क, ठीक है, डिवीजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कार्य का बंटवारा, काम का बंटवारा, ठीक है। तो कुछ सेल्स ने डिसाइड कर लिया चलो हम डाइजेशन करेंगे, कुछ सेल्स ने मिलकर के डिसाइड कर लिया हम रेस्पिरेशन का काम कर लेंगे, बाकियों ने कहा चलो ठीक है हम सामान वामान पहुंचाएंगे पूरी बॉडी में, यहाँ का सामान उधर पहुंचाएंगे उधर का सामान इधर पहुंचाएंगे, तो हम ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। फाइन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सेल क्या होता है, सेल की हिस्ट्री, कि सेल को जानने में किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनी मीन्स वॉट, मल्टी मीन्स वॉट, तो वो सब चीज़ें, और इनकी क्या प्रॉपर्टी है। यूनी में आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, मल्टी टैलेंटेडनेस मिलेगी, और मल्टी सेलुलर में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके अलावा बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लो, बेसिक चीज़ है ऑल्दो हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो यहाँ एंटनी वॉन लेवानहुक, हिस्ट्री ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, एंटनी वॉन फर्स्ट सो लाइव सेल, इन्होंने लाइव सेल देखा था सबसे पहले, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब। फाइन। जो आगे के चैप्टर्स रहेंगे वो सब चैप्टर्स हम लोग डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो वो सब आपको प्रॉपरली लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन चैप्टर है, इस वजह से मैंने इस तरीके से एक ओवरव्यू तरीके से आप लोगों को लिखवा दिया। डन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल मतलब कि ये जो सेल है हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, बी इट प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, कोई भी हो, उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है।
तो ये सेल जो है ये क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, कैसा दिखाई देता है, क्या क्या इसके अंदर सामान है, ठीक है, और कैसे काम चल रहा है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेल में। तो सेल में अगर मैं एक जनरल यहाँ एक रफ स्केच ड्रॉ करूँ ठीक है, तो ये सेल है। सेल में ये जो आउटर कवरिंग आ गई, कवरिंग, उस कवरिंग को आप क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन मीन्स लेयर, यहाँ अंदर जो प्लाज्म पड़ा हुआ है उस प्लाज्म को ये कवर कर रही है, ठीक है। जैसे सेल को आप एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर मान लो, बॉल, ठीक है। तो बॉल जो है वो सपोज येलो कलर की बॉल है, तो येलो कलर की जो पूरी कोटिंग हो गई, दैट येलो कलर की कोटिंग इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उस येलो कलर की कोटिंग के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर कुछ बहुत शहद जैसा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक लेस विस्कस, शहद तो बहुत ही गाढ़ा हो गया, तो ऐसा कुछ पानी पड़ा हुआ है, तो उस तरीके के पानी को हमने प्लाज्म बोल दिया। तो उस तरीके का जो यहाँ लिक्विड है, सेमी लिक्विड जो है, सेमी लिक्विड को कवर करने वाली यूनिट जो स्ट्रक्चर है उसको आपने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ओके, PMCM, प्लाज्मा लेमा। तो यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर यहाँ कुछ कंटेंट दिखा दिया गया, और ये हो गया डेंस बॉडी, स्फेरिकल डेंस बॉडी, इसे बोलेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, ये कंटेंट हो गया साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, वही अगेन प्लाज्म वर्ड तो आ गया ना, प्लाज्म मैंने आपको बताया वही सेमी लिक्विड पार्ट, तो सेमी लिक्विड वाला पार्ट यहाँ भी है, सेमी लिक्विड वाला पार्ट इसके अंदर भी है। तो न्यूक्लियस आप बोल सकते हैं और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर के बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि नहीं कि सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली इट इज़ कवरिंग प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म को कवर कर रही है, ओके। तो एक एक करके हमें यही सब चीज़ें पढ़नी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, वही एक तो पानी मिलेगा, नेचुरल बात है, प्लाज्म है, सेमी लिक्विड है, तो पानी तो हो गई, ठीक है। तो जो लिक्विड पार्ट है उसको आप बोल देते हैं साइटोसोल। साइटो वर्ड यहाँ पर लगा रहे हैं सेल के लिए, साइटो मीन सेल, साइटोलॉजी होती है ना, सब्जेक्ट है बायो का, साइटोलॉजी। तो साइटो मतलब सेल, सोल मतलब वाटर या लिक्विड, तो साइटोसोल इज बेसिकली लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो भी लिक्विड पार्ट है उसे हमने बोल दिया साइटोसोल। और इसी साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑर्गेनल्स बेसिकली क्या, जैसे सपोज हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में आपको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। किडनी कुछ अलग काम कर रही है, हार्ट कुछ अलग काम कर रहा है, ब्रेन कुछ अलग काम कर रहा है, तो पूरी बॉडी हो गई और उसके अंदर ये अलग अलग ऑर्गन्स हो गए जो अलग अलग काम कर रहे हैं। ऐसे ही सेल है, सेल को एक बॉडी मान लो और उसके अंदर ये ऑर्गन्स जो हैं ये अलग अलग काम कर रहे हैं। फाइन, तो यही जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, हमारे किडनी और ब्रेन की तरफ बड़े बड़े तो हैं नहीं, तो इसीलिए इनको लिटिल ऑर्गन्स भी बोल देते हैं। तो लिटिल ऑर्गन्स या फिर इनको आप टेक्निकली बोल सकते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स बेसिकली लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल। तो जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ऐसे ही एक सेल के अंदर ये अलग अलग ऑर्गेनल्स बैठे हुए हैं, ये भी अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। तो लिटिल ऑर्गन्स ऑफ सेल। फाइन, ओके। तो ऑर्गेनल्स हो गए, साइटोसोल हो गए। तो ये एक सेल का मैंने आपको जनरल ओवरव्यू बता दिया कि सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, ठीक है, एनिमल सेल की अगर बात करी जाए, और अगर प्लांट सेल की बात करी जाए, जैसे ये एनिमल सेल आप लिख सकते हैं, एनिमल में प्रेजेंट जो सेल है, ऐसे प्लांट सेल जो है उसके बाहर एक और कवरिंग आ जाएगी। वहाँ क्या कवरिंग आ जाएगी, सपोज कोई भी सेल है,
उस सेल के चारों ओर आपको एक एक्स्ट्रा कवरिंग देखने को मिलेगी, उस एक्स्ट्रा कवरिंग को आप क्या बोल दोगे, सेल वॉल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट आउटसाइड एक और टफ सी लेयर होगी दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, मेनली सेल्यूलोस, ठीक है, उसको आप क्या बोल दोगे, सेल वॉल। ओके, प्लांट्स के केस में या फंगस के केस में भी मिलेगा आपको, काइटिन की बनी हुई रहती है, प्लांट्स के केस में सेलुलोज की बनी हुई रहती है। ओके, बैक्टीरिया में भी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग हो गई इन केस ऑफ एनिमल सेल, और प्लांट्स, फंगस या फिर बैक्टीरिया के केस में आउटर जो कवरिंग हो गई दैट इज सेल वॉल विच इज़ जस्ट प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो सेल वॉल का रोल, सेल वॉल क्योंकि वॉल है नाम से समझ में आ रहा है, सेल वॉल, वही वॉल है तो थोड़ी टफ तो होगी ना, और टफ अगर कोई चीज़ है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो प्लांट्स के केस में क्योंकि आप जानते ही हो स्टेशनरी होते हैं, बचाव तो चाहिए उनको, एनिमल्स तो ठीक है अपने आप को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इमीडिएटली चले जाएंगे, मोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे नीड डिफेंस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने थोड़ी वो टफनेस जैसी कोई चीज़ जो है उन्होंने अब जनरेट कर ली, और सेल वॉल जो है आउटर कवरिंग उनके सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो कोई भी सेल होगी प्लांट सेल, उसके चारों ओर ये सेल वॉल मिल जाएगी, फाइन, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर की कंडीशन से, क्योंकि उनको धूप भी टॉलरेट करनी है, बारिश भी देखनी है। एनिमल्स तो शेल्टर में छुप जाएंगे, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, ठीक है, या व्हाट अबाउट बैक्टीरिया एंड अदर क्रिएचर्स। तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फाइन। तो सेल वॉल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ प्लांट्स, और एनिमल के केस में कोई सेल वॉल वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो एक एक करके हमें यही सब चीज़ें पढ़नी है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियस की, देन विल स्टडी साइटोप्लाज्म। ओके, बस यही चैप्टर है और कुछ है नहीं इसके अंदर, बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में डिटेल में, इसमें न्यूक्लियस, डीएनए वगैरह के बारे में बात होगी। ठीक है ना, ये डायग्राम बन गया। सो सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आप लोग जानते हो, सपोज ये डायग्राम, ये पार्ट अगर मैं जूम कर दूँ, मैग्नीफाई कर दूँ, तो इस पार्ट में मुझे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी या लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, इन्वेस्टिगेशन करी गई, तो हमें क्या मिला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट है सेल के केस में, ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। भाई मॉलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेल जो है, जैसे अगर बात करी जाए नॉर्मल केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हो, मैटर होता है। ठीक है, कोई भी वो चीज़ दैट हैज़ स्पेस, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, तो जगह घेरे और जिसमें मास हो उसको आप मैटर बोल देते हो। तो मैटर जो है उसकी यूनिट एटम बताते हैं, है कि नहीं? तो एटम जो है ये बेसिक यूनिट हो गई मैटर की, और वही एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फाइन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वो मॉलिक्यूल्स अगर एक सेल बना रहे हैं,
ठीक है, तो आपने उनको बायोमोलिक्यूल्स बोल दिया क्योंकि सेल में मिलते हैं तो इसलिए बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऐसे ही इसीलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वर्ड आया है या बायोमोलिक्यूल्स वर्ड आया है। तो कोई भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको 3 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स यानी कि फैट्स। लिपिड्स भी कौन से? फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि अगर किसी लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फॉस्फोरस है या फॉस्फेट है, तो वर्ड आ जाएगा फॉस्फोलिपिड्स। देन नेक्स्ट कम्स प्रोटीन्स, फाइन। और तीसरा जो है वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरीके के होते हैं। क्लास 9th में एक चैप्टर था न्यूट्रिशन, आप लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरीके के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, फाइन, या ओलिगोसेक्राइड। जो डाइसेक्राइड थे वो ओलिगोसेक्राइड वाली कैटेगरी में आए थे, मतलब मोनो, ओलिगो, ओलिगो में ही डाई कैटेगरी आ रही थी, और उसके बाद थर्ड थे पॉलीसेक्राइड। ये सब हमने पढ़े थे। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज वगैरह था, फ्रक्टोज था, ऐसे ही डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, अगर याद है तो। और थर्ड कैटेगरी जो थी वो था पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं यहाँ पे कौन सी कैटेगरी प्रेजेंट होगी? ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो मीन्स फ्यू, सेक्राइड्स मतलब शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, सपोज ये मैंने एक चेन बना दी कार्बोहाइड्रेट की, तो कुछ ही कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट आप देख रहे हैं, कुछ ही यूनिट प्रेजेंट है। 1 यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट हो गई। ठीक है, 4-5 ही दिखाए हैं। तो ऐसे जो स्मॉल चेन्स रहती हैं या स्मॉल जो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो होंगे ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, फाइन। तो ये ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो ऐसे ही लिपिड्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो लिपिड्स प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड्स, जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है फॉस्फोलिपिड का, फाइन। ये वाला जो पार्ट बताया था आप लोगों को फॉस्फोलिपिड का, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है पोलर एरिया में। ये वाला पार्ट जो रहता है टेल, नॉन पोलर एरिया। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड कहलाता है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होगा? ये बेसिकली प्रेजेंट, ये फॉस्फोलिपिड्स जो रहते हैं ये बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, मतलब 2 लेयर्स मिलेगी इसकी, एक ऐसी लेयर मिलेगी और एक ऐसी लेयर मिलेगी। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे एक बॉल है येलो कलर की, तो वही येलो कलर की जो कोटिंग है वो थोड़ी मोटी सी कोटिंग है, और उस मोटी सी कोटिंग में जो ऊपर वाला पार्ट हो गया वो एक तरीके का ये वाला लेयर हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट हो गया उस मोटी सी कोटिंग में वो ये वाला पार्ट हो, मतलब नीचे वाला ये वाली लेयर होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ जो फॉस्फोलिपिड है वो इसीलिए बाई लेयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए आप इसको लिपिड बाई लेयर भी बोल देते हैं, लिपिड बाई लेयर, ओके, या फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फाइन। और यहाँ पर ये हो गए ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के कैसे? यहाँ पर आपको 2 तरीके के कौन से देखने को मिलेंगे? एक मिलेंगे ग्लाइकोलिपिड और दूसरे मिलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ओलिगोसेक्राइड, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड से अटैच्ड है तो हो गया ग्लाइकोलिपिड, और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच्ड है तो हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में GL और यहाँ पे GP लिख रही हूँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये हो गया GL, ये हो गया GP। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसेक्राइड्स यहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन्स ये वाला पार्ट हो गया। अब प्रोटीन्स जो हैं इन सब के भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी पहले स्ट्रक्चर ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड्स वाला जो पार्ट रहेगा फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स वाला जो पार्ट रहेगा उसमें आपको 2 तरीके के प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। एक हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन जो इस बाई लेयर में एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, ठीक है, फंसे हुए हैं, तो उस तरीके के प्रोटीन को बोल दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इस तरीके के प्रोटीन जो बाहर की तरफ है उसको बोल दिया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स।
ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सट्रिंसिक, और ये हो गया प्रोटीन, और ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, तो ये जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट हैं, फॉस्फोलिपिड्स जो कि बाई लेयर में अरेंज्ड हैं, दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कुछ तो मेम्ब्रेन के बीच में धसे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई बॉल ही है, उस बॉल में आप कुछ मेम्ब्रेन, वही येलो कलर की बॉल की बात हो रही थी, तो उसी में ही आप बीच में कुछ इम्बेड कर दो, फंसा दो, ठीक है, तो वो एक तरीके का काम करेगा इंट्रिंसिक प्रोटीन का, ठीक। और जो लेयर के बाहर की तरफ प्रेजेंट हैं, एम्बेडेड नहीं है, उनको आपने बोल दिया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और तीसरी चीज़ आपको बताई कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से वाले प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, दोनों फॉर्म्स आप लोगों को बताई। तो ये एक हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, तो जब भी बात सेल की होगी, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम आते ही दिमाग में ये स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सेल के चारों तरफ है। इस स्ट्रक्चर, ये मतलब ये 3D में आप समझो कि बॉल जो थी वो येलो कलर वाली, तो उसमें ये स्ट्रक्चर पूरा कवर करे हुए है बॉल को, और उसके अंदर फिर प्लाज्मा पड़ा हुआ है, सेमी लिक्विड पानी पड़ा हुआ है। ओके, तो प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात आ जाती है इनके फंक्शन की, तो फंक्शंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि लिपिड्स जो होते हैं वो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स जो होते हैं उनका काम मेन था, प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ कि बाहर का कोई कंटेंट है, उसे अगर जाना होगा तो वो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना है, तो प्रोटीन्स विल हेल्प दिस मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन से पास करने में यही हेल्प करेंगे, प्रोटीन्स जो होंगे ये हेल्प करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, इन्हीं का रोल मेन था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स सेल रिकॉग्निशन में, सेल की आइडेंटिटी में ये हेल्प वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, पढ़ चुके थे। जनरल स्ट्रक्चर मेन था, वो आपको बता दिया गया है। कोई कन्फ्यूजन वगैरह जो भी आ रही है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नोट दैट डाउन, वो आप लोग बाद में डिस्कस कर लेना, डाउट ज़रूर पूछ लेना, इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है। तो हम लोग बाद में जब भी डाउट्स की क्लास रखेंगे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डन। अब बात करते हैं अंदर के स्ट्रक्चर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पड़ेगा प्रोटोप्लाज्म, ओके। या प्रोटोप्लाज्म से पहले आप सेल वॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें लिख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, डायग्राम वायग्राम तो बनवा दिया गया था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, आउटर कवरिंग, सेलेक्टिवली परमिएबल, अब कवरिंग है तो एक तरीके से प्रोटेक्शन भी देती है, नो डाउट, ओके। और दूसरा हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर का मतलब क्या हुआ, परमिएबल का मतलब होता है परमिशन, ठीक है, अलाउ करना, और सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है बाहर, मान लीजिए ये अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सबको ही अलाउ कर लेगी, क्योंकि अगर सबको ही अलाउ कर लिया तो बाहर के इन्वायरमेंट में और यहाँ के इन्वायरमेंट में फ़र्क ही क्या रह गया, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है, जो भी मॉलिक्यूल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होएगी सेल के अंदर उनको एंट्री दे देगी, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको एग्जिट दे देगी, बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो ये एंट्री और एग्जिट जो रहता है मॉलिक्यूल्स का, ये सिलेक्टेड मैनर में होता है, सिलेक्टिव तरीके से होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आता है सिलेक्टिवली परमिएबल।
तो मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ टोटली सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, बाकी इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन आपको बता ही दिया, सिलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। जनरल अकाउंट था। इसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहे थे हम लोग दैट इज़ ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल इट इज़ रिजिड इन नेचर, ये रिजिड होती है, ठीक है, ये रिजिड है, पोरस है, या आप सिंपल लिख सकते हैं फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, वो तो सिलेक्टिवली परमिएबल थी, फ्रीली परमिएबल मीन्स ये फ्री है अलाउ करने में, ठीक है, परमिएबल मीन्स परमिशन अगेन, तो ये बाहर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको फ्रीली अलाउ कर लेगी, सिलेक्टिव जो नेचर है वो शो नहीं करेगी। फाइन, तो जो भी मॉलिक्यूल्स को आना होगा, जैसे मान लीजिए ये सेल वॉल हो गई, ये गैप हो गया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिव है ना, सेल वॉल तो ठीक है वो सबको अलाउ कर लेगी, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएंगे। फाइन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जिसको भी लेना होगा वो ले लेगी। तो ऐसा ना समझें कि प्लाज्मा में जो सेल वॉल है वो पोरस वो फ्रीली परमिएबल है तो वो सबको अलाउ कर लेगी, तो ऐसे तो बाहर का इन्वायरमेंट और अंदर का इन्वायरमेंट जो है सेल का वो सिमिलर हो गया, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई अगर सिंपल सी चीज़ है, प्रोटेक्शन भी देनी है सेल को, प्लांट्स के केस में प्रोटेक्शन भी चाहिए, और प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको मॉलिक्यूल्स को भी भिजवाना है, तो इसीलिए दोनों नेचर को सेटिस्फाई करने के लिए सेल वॉल जैसी चीज़ रखी गई। तो वो सेल वॉल जो होती है वो अलाउ कर लेगी मॉलिक्यूल्स को, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है, उससे नीचे की तरफ होती है, तो फिर उसे जिसको भी लेना होगा वो ले लेगी। तो इस तरीके से होता है, तो ये फ्रीली परमिएबल है। बाकी सेल वॉल जो होगी प्रेजेंट इन प्लांट्स या प्लांट सेल्स में रहती है, इसके अलावा फंजाई में रहती है, बैक्टीरिया में भी मिल जाएगी, और इनमें किस किस की बनी हुई होती है, मेनली मेड अप ऑफ, हाँ जी, मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोस, यहाँ पर काइटिन, एंड यहाँ पर पेप्टाइडो ग्लाइकन, ठीक है। मेनली इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं ऐसे हेमी सेलुलोज पेक्टिन वगैरह, ठीक है, तो इसलिए मेनली वर्ड लगा दिया क्योंकि ज़्यादातर पार्ट सेलुलोज का ही होता है। सेलुलोज जो है ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, याद है तो आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट्स में ही, ऑलिगो में था, पॉलीगो में था या मोनो में था, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड था, कार्बोहाइड्रेट था। ओके, तो सेल वॉल का रोल क्योंकि रिजिड है देयरफॉर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, देयरफॉर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देती है। और प्रोटेक्शन क्यों प्लांट को चाहिए होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसे तो एक ही जगह रहना है, उसे मोशन नहीं करना, वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। एनिमल्स तो ठीक है, धूप आई बारिश आई छुप जाएंगे या बैठ जाएंगे, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है, उसे बहुत हार्श कंडीशन फेस करनी है, इसीलिए उसकी सेल्स के पास सेल वॉल होती है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर कंडीशन, environmental condition, ठीक है। ओके, तो दिस वाज अबाउट सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कम्स न्यूक्लियस। ठीक है, पहले न्यूक्लियस समझ लेते हैं क्योंकि अभी आपको बताया सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं रहती, तो प्लांट सेल में सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उसके बाद बॉल के अंदर एक डेंस बॉडी है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे, पहले न्यूक्लियस देख लेते हैं। तो ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसी न्यूक्लियस को मैं अगर बाहर निकाल लूँ, जूम कर लूँ,
तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, सेल नहीं है। फाइन, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो न्यूक्लियस जो है, जो कि एक डेंस बॉडी है, उस डेंस बॉडी की जो कवरिंग हो गई, ठीक है, ये जो कवरिंग हो गई, आप जानते हैं ये कवरिंग के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? ये कवरिंग है ना, इस कवरिंग के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट है बाहर? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में ये जो मेम्ब्रेन है, इसे आप बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों को। ठीक है, बस फर्क क्या है, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो ये वाली मेम्ब्रेन है दैट इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। फाइन, कवरिंग है, न्यूक्लियस की कवरिंग है जो कि साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट कर रही है, इसीलिए न्यूक्लियर एनवेलप। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, जो प्लाज्म पड़ा हुआ है सेमी लिक्विड, दैट सेमी लिक्विड प्लाज्म पार्ट इज व्हाट? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में आप लिखना चाहें यहीं लिख के ख़त्म कर लो। सेपरेट्स nuclear content from cytoplasm। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म सेमी लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो सेमी लिक्विड पार्ट है तो यहीं रिएक्शंस वगैरह भी होती हैं, तो सेमी लिक्विड पार्ट हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद ये जो पार्ट दिखाया है ये है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्यों? भाई कोई सामान साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, मान लो न्यूक्लियस में कोई मशीन चाहिए, कोई एंजाइम चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल चाहिए काम करने के लिए, तो वो कैसे आएगा? इन्हीं पोर के ज़रिए उसको भिजवाया जाएगा। ऐसे यहाँ पर कोई सामान बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है, सपोज़ कोई आरएनए बना है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल यहाँ से साइटोप्लाज्म में कैसे जाएगा? इसी पोर के ज़रिए जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के केस में क्या होगा? न्यूक्लियोलस जो है इट इज़ द साइट फॉर आरएनए फॉर्मेशन या आरएनए सिंथेसिस। आरएनए क्या होता है? आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए के बाद हम अगले चैप्टर में वैसे भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि आरएनए जो है इट इज़ राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यही आरएनए यूज्ड टू फॉर्म व्हाट? राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या मतलब हुआ? क्या चीज़ें समझ में आई? कि जो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियोलस में आरएनए बनता है, और ये जो आरएनए है
ठीक है। ये जो आरएनए वाला पार्ट है, ये आरएनए बेसिकली यूज़ होता है राइबोसोम बनाने के लिए। ओके, राइबोसोम हम लोगों ने पढ़े थे, ये एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, और इसी के अंदर, इसी सेल ऑर्गेनल के अंदर आप जानते हो प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स थे, उसमें राइबोसोम्स थे, और यही राइबोसोम्स जो थे ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या काम करते हैं? प्रोटीन आर यूज फॉर वेरियस फंक्शन। इसको आप एक तरीके से समझ लो, ये सेल में काम करने वाला एक सर्वेंट है। फाइन, तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, रिएक्शंस कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करते हैं, ऐसे इसके दूसरे फंक्शंस भी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स कई सारे काम करते हैं। तो प्रोटीन्स को बनाने का काम राइबोसोम में होता है, और ये जो राइबोसोम है इसे कौन बनाता है? ये राइबोसोम खुद किसके बने हैं? ये राइबोसोम बने हुए होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। फाइन, दो चीज़ें मिलकर के राइबोसोम बनाती हैं। तो ये आरएनए कौन बनाता है? ये बनता है न्यूक्लियोलस में। ओके, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि आरएनए बेसिकली यूज टू फॉर्म राइबोसोम, एंड राइबोसोम सिंथेसाइजेस प्रोटीन for the various reactions or various purposes in the cell. Okay, तो ये था सारा न्यूक्लियोलस। Then next comes chromatin network. chromatin network, ठीक है। तो ये जो chromatin network है, ये chromatin network बेसिकली ये बना हुआ होता है दो चीज़ों का। ठीक है, composed of दो चीज़ों का ये बना हुआ होता है। ये बना हुआ होता है एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन। विच प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई कॉइन है। ओके, इस कॉइन के चारों ओर आपने एक थ्रेड लपेट दिया, रैप कर दिया। ऐसे ये दूसरा कॉइन है, फाइन, तो उसके चारों ओर ऐसे रैप कर दिया, ऐसे तीसरा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप रैपिंग कर रहे हो। फाइन, तो ये जो कॉइन हो गया, इस कॉइन को तो आपने बोल दिया हिस्टोन, और इसके ऊपर जो रैप्ड है, क्या रैप है? थ्रेड। थ्रेड कौन सा थ्रेड? उस थ्रेड को आपने क्या बोल दिया? डीएनए। ओके, तो जो डीएनए है ये उस कॉइन के ऊपर रैप है। फाइन, तो यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत लंबा डीएनए जो है ये छोटी सी जगह में आकर के पैक हो जाता है। ऑल्दो डीएनए का अपनी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, बट ये इस तरीके से एक माइक्रोमीटर वाली सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से आके फिट हो जाता है। तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए बेसिकली ये थ्रेड हो गया, और जिसके ऊपर ये रैप्ड है वो हो गया हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो अगर मैं इस थ्रेड की बात करूं, ठीक है, इस थ्रेड को ही अगर मैं बाहर इस तरीके से जूम करूं, तो ये थ्रेड जो है, डीएनए जो है, इस डीएनए में आपको अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर वैसे है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी बहुत बेसिक बता रही हूँ आप लोगों को। ये अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं, इन्हीं सेगमेंट्स को बोल दिया जाता है जीन। ठीक है, तो ये जो अलग अलग सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं डीएनए में, उसको ही बोल दिया जाता है जीन। और जीन का क्या रोल होता है? ये जीन जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने में कैसे हेल्प करते हैं? इनके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए पहले ये एक आरएनए बना देते हैं। फाइन, और वही आरएनए जो है जब यहाँ बन जाता है तो वो भेजा जाता है न्यूक्लियर पोर के ज़रिए बाहर। बाहर का साइटोप्लाज्म में, और उसी साइटोप्लाज्म में कौन बैठा हुआ है? प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम बैठा हुआ है। राइबोसोम के पास जैसे ही ये आरएनए पहुंचेगा वो समझ जाएगा अच्छा मुझे प्रोटीन बनाना है, और फिर वो इस आरएनए को पढ़ के प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। फाइन, तो ये जो आरएनए है इसको आप एमआरएनए बोल देते हो। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसके पास मैसेज है कि प्रोटीन कैसा बनेगा, कौन सा बनेगा। बनाना तो राइबोसोम को ही है, ठीक है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन कि अच्छा ऐसे वाला प्रोटीन बनेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जीन
बेसिकली जो डीएनए है उसके अंदर ये अलग अलग सेगमेंट्स हो गए, ये हो गया जीन, और उस जीन का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, उस जीन का फंक्शन है कि mRNA बनवाना या सिंपल आरएनए बनवाना, और यही mRNA आगे प्रोटीन बनवाने में हेल्प करेगा या प्रोटीन बनवाएगा। ओके, तो डीएनए से इस तरीके से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनाता अल्टीमेटली राइबोसोम ही है, लेकिन उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट इज़ प्रेजेंट इन जीन। ठीक है ना, तो जीन जो है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा कैरेक्टर्स, बॉडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स से जो भी हमें कैरेक्टर्स मिले हैं कि इस कलर की आईज़ होंगी, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की, ठीक है, जो नोज़ होगी उसकी ऐसी शेप होगी, बाल कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, तो जितने भी बॉडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी जीन्स से ही मिलते हैं। वो सब चीज़ें हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कैसे। ओके, तो अभी जीन का आप जनरल फंक्शन समझ लीजिए। तो क्रोमेटिन नेटवर्क में हमें समझ में आ गया कि डीएनए क्या है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, डीएनए में जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन्स कैसे प्रोटीन वगैरह बनवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे की जो कहानी आती है वो क्या आती है कि यहाँ अगर हम बात करें, आप लोगों ने टर्म सुनी होगी क्रोमोसोम। फाइन, देखो तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जनरल स्ट्रक्चर था। सपोज ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, इस सेल को डिवाइड करना है और डिवाइड करके 2 सेल बनानी है। तो इस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, सेल डिवीजन। फाइन, तो ये कब सपोज कोई सेल थी और सेल को डिवाइड करके 2 सेल्स बनानी है, फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। तो अब ये जो सेल डिवीजन प्रोसेस हुआ है, इसमें आप जानते हैं इस पेरेंट सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। इसको आपने बोल दिया पेरेंट सेल और इसको आपने बोल दिया डॉटर सेल। तो इस पेरेंट सेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब जो डीएनए, वैसे तो सारा सामान इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट हम मेनली बात डीएनए की कर रहे हैं। तो जो डीएनए वाला पार्ट है, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो इन दोनों सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों सेल्स को इक्वल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर गलती से भी एक के पास ज़्यादा डीएनए चला गया तो भी गड़बड़ है, और एक के पास कम चला गया तो भी गड़बड़ है। क्यों? कम चला गया तो आप लोग जानते ही हैं, कम चला जाएगा तो हो सकता है कुछ जीन्स पहुँचे ही ना, और कुछ जीन्स पहुँचेंगे ही नहीं तो उनके प्रोटीन्स भी नहीं बन पाएंगे। तो सेल में काम कैसे होगा अगर प्रोटीन ही नहीं होंगे प्रॉपर तो। ठीक है, और अगर ज़्यादा चले जाएँ तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही काम होने लग जाएगा, तो वो अननेसेसरी वेस्टेज होगी एनर्जी की। तो दोनों ही सूरतों में ये प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए पेरेंट सेल को दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए भेजना है, जिससे सेल्स के अंदर प्रॉपर अमाउंट में काम हो सके, एक तरीके से काम हो सके, और सेल जो है वो ढंग से सर्वाइव कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसीलिए क्या होता है, आप खुद सोचो, अब यहाँ डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में भी वो कैसे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक उलझा हुआ स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है, नेटवर्क की फॉर्म में, जाल सा बना हुआ है। अब इस जाल को अगर आप काटने की कोशिश करोगे, सपोज मतलब ये मैंने दिखा दिया, इसको अगर मैं बांटने की कोशिश करूँगी तो क्या दो इक्वल पार्ट्स हो पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, एक जगह ज़्यादा चला जाएगा, एक जगह कम चला जाएगा। इसीलिए ये जो डीएनए वाला पार्ट है, आप सिंपल बोलो तो ये थ्रेड वाला पार्ट है, ये थ्रेड वाला पार्ट पहले खुलता है, और खुलने के बाद इसकी कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप समझ लो, पहले ये ओपन हुआ, ओपन होने वाले प्रोसेस को आपने बोल दिया अनवाइंडिंग या सिंपल अनकॉइलिंग, और अनकॉइलिंग होने के बाद जब ये खुला तो इसने वापस कॉइल करना शुरू कर दिया इस तरीके से, और ये कुछ स्ट्रक्चर बनने लग गए। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोल देते हो? क्रोमोसोम। फाइन, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, यही क्रोमेटिन नेटवर्क पहले ओपन होगा, ओपन होने के बाद दोबारा से इसकी कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी, और कॉइलिंग होकर के ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये भी नहीं लिखना आप लोगों को, मैं लिखवाऊंगी। तो कॉइलिंग होकर के ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा
और ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसी को आपने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया है, ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सेल में, मान लो फॉर एग्जांपल ये सेल ह्यूमन की है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सेल ह्यूमन की है, तो ऐसे करके 46 क्रोमोसोम्स रेडी हो गए। बात समझ में आ रही है? तो 46 क्रोमोसोम्स रेडी हो गए। तो 46 क्रोमोसोम्स ऐसे रेडी हो गए तो दोनों सेल्स में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कोई इशू तो आएगा नहीं। एक सेल में 23 जा सकते हैं, दूसरी सेल में 23 जा सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन क्रोमोसोम से तो हो जाएगा, क्योंकि खुद सोचो 46 है, 23 एक में चलेगा, 23 एक में चलेगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऐसा होता, क्रोमेटिन नेटवर्क वाला होता, तब पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। कहाँ से करोगे इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट? इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम बनता है। कब बनेगा क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम? जब सेल को डिवाइड करना होगा। जब भी कोई सेल डिवीजन फेज में जाती है, उसको डिवाइड करना होता है। कब डिवीजन फेज में जाएगी? फॉर एग्जांपल आपको चोट लग गई, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, तो वहाँ की सेल्स जो है वो डैमेज हो गई, ठीक है, सपोज कोई भी सेल है, सपोज यहाँ डैमेज हो गई सेल, तो यहाँ की जो भी सेल डैमेज हुई है, यहाँ पर आस पड़ोस की जो सेल्स होंगी वो डिवीजन करना शुरू कर देंगी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो वो डिवीजन जब करेगी तो उस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया? सेल डिवीजन, ठीक है। ऐसे तो कोई इंजरी होती है या नॉर्मल भी सेल डिवीजन हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो यही सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, और यही क्रोमोसोम फिर दोनों सेल्स में, फ्यूचर सेल्स में या डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे इन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिल जाए, ठीक है। क्योंकि डीएनए हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, अभी आपको बताया क्यों। कम करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, ज़्यादा करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी। इसीलिए डॉटर सेल्स जो हैं बेसिकली उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए पहुंचाने के लिए ही ये क्रोमेटिन नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। फाइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें न्यूक्लियस का पार्ट है। तो ये सब आप लोग नोट कर लो, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। क्रोमेटिन नेटवर्क किसका बना हुआ है? डीएनए प्रोटीन का। और यही क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, इसमें ये डायग्राम बनाना चाहे बना सकते हैं, रफ ही है। इसमें ये हो गया हिस्टोन, ये जो कॉइन है ये हो गया हिस्टोन, ठीक है। और ये जो थ्रेड है ये हो गया डीएनए, ठीक। उसके बाद इसी डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया, इसमें ये सेगमेंट्स हो गए, जीन, यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, जीन सेगमेंट इन डीएनए which synthesize protein, which help to synthesize a particular protein. ओके, तो जीन की बात भी हो गई। कैसे प्रोटीन बनेगा वो आपको बता ही दिया, पूरा मैकेनिज्म, कि जीन जो है वो एमआरएनए बनवाएगा, इससे एमआरएनए बन जाएगा, और एमआरएनए फिर जाएगा कहाँ पर? न्यूक्लियर पोर के ज़रिए राइबोसोम के पास, ठीक है। और राइबोसोम जो भी बैठा हुआ है वो बना देगा प्रोटीन, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, मतलब अगले चैप्टर में, इसलिए अभी थोड़ा अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो कोई इशू नहीं, वैसे सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। और फिर पेरेंट सेल जो है, फिर आपको बात बताई, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात बताई क्रोमेटिन नेटवर्क की। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है उसका एक कंसेप्ट और एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा कंसेप्ट है? कि कोई भी सेल जब अगर डिवाइड नहीं कर रही होगी, ठीक है, अगर वो डिवीजन नहीं कर रही होगी तो उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लो आपको चोट लग गई या सेल में कोई रिक्वायरमेंट है ही डिवीजन की, ठीक है, तब वो क्रोमेटिन नेटवर्क उस सेल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि जो फ्यूचर में बनने वाली सेल है उनमें इक्वल अमाउंट में क्या भेजना है? डीएनए। ऐसे क्यों भेजना है? ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे भेजा ही नहीं जा सकता इक्वल अमाउंट में,
ठीक है, इसीलिए ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो अगर कोई सेल डिवाइड नहीं है, सपोज अभी नोज़ की सेल्स है, स्किन की सेल्स है, वो डिवाइड कर ही नहीं रही, तो सपोज कर ही नहीं रही तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड कर रही हैं तो उस कंडीशन में उनमें प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट जो था ये था न्यूक्लियस का। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनेल्स की। ये हो गया है कंप्लीट सारा कुछ। न्यूक्लियस जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, पढ़ चुके हैं, फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेल ऑर्गेनल्स, लास्ट पार्ट है। अच्छा, सेल ऑर्गेनल से भी पहले एक दो तरीके की सेल्स आप देख लो। देखो, न्यूक्लियस के बेसिस पे ही अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल्स है, ठीक है। मतलब कि दुनिया में आपको दो तरीके की सेल्स मिलेंगी। दो तरीके की सेल्स का मतलब यहाँ ये मत समझ लेना, जैसे हमारी बॉडी में आपको वैरायटीज़ तो देखने को मिलेगी, आपको किडनी सेल मिलेगी, ब्रेन सेल मिलेगी, लिवर सेल मिलेगी, ठीक है। तो ये तो फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग हो गई, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ सेल का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस के बेसिस पर है। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दो तरीके की होंगी, एक होगी प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होगी यूकैरियोटिक सेल। तो कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ओके। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ही यू मीन्स ट्रू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइन, ओके। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इस तरीके से दो तरीके की सेल्स आपको हमारे लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल ही होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म, इवन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल होती है और प्रोकैरियोटिक नहीं होती, ओके। तो अगर हम ग्लोब की बात करें, प्लेनेट की बात करें, तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो नेचर में सिर्फ प्रेजेंट है, दैट इज़ बैक्टीरिया। यानी कि अगर डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आप लोगों को याद हो क्लास 9th का, तो उस डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मोनारा प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटे एनिमेलिया। तो उसमें ही एक कैटेगरी जो मोनारा वाली थी, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो मोनारा है उसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, और दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी बैक्टीरिया दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। प्रोकैरियोटिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। भाई न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब कि यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, चार चीज़ें मिलेगी, एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन नेटवर्क, ये चार चीज़ें देखने को मिलेगी ना। लेकिन अगर न्यूक्लियर एनवेलप है ही नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल, तो न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं, तो डीएनए अब कहाँ प्रेजेंट हो गया, किसके कांटेक्ट में आ गया, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। तो ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, मतलब एक कोई बाउंड्री नहीं है उसकी कुछ, ठीक है, तो जो डीएनए है दैट इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो उस तरीके की सेल को आपने बोल दिया प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए उसको प्रिमिटिव बोला है, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे जैसे धरती पर जीवन आगे बढ़ा ड्यूरिंग इवोल्यूशन, आज से बहुत सालों पहले, तब यूकैरियोटिक सेल बाद में आई, और फिर इस डीएनए के चारों ओर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो गई, ताकि बाहर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो इससे थोड़ा अलग रहे और काम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से हो, ओके। तो उसको आपने बोल दिया यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस है, यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है
वहाँ न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और भी कई डिफरेंसेस हैं। बाकी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया लिए हुए हैं और किसी में नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा क्योंकि आप लोग याद करो ना, आर.एच. विटेकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में। तो आर.एच. विटेकर जो थे डाइवर्सिटी में, उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी के सभी को 5 भागों में बांट दो। ठीक है, 5 भागों में कौन कौन से? जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके लिए मोनेरा। ठीक, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल आ रही थी, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, एक सेल हो और उस सेल के अंदर भी जो डीएनए है दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ ना हो उसके अंदर। फिर आगे प्रोटिस्टा था, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, मतलब सेल कैसी हो गई? यूकैरियोटिक। मतलब प्रोटिस्टा से शुरुआत हो गई थी यूकैरियोटिक की। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्लास 9th में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें बैक्टीरिया आएंगे सिर्फ, बाकी रेस्ट ऑफ द क्रिएचर सब में कौन सी सेल मिलेंगी आप लोगों को? यूकैरियोटिक। तो हमारे बॉडी में कौन सी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। ठीक है, एलिफेंट में कौन सी मिलेगी? ईस्ट में कौन सी मिलेगी? ईस्ट जो कि फंगस है। अब बैक्टीरिया थोड़ी है, वो फंगस है। ठीक है, किंगडम फंजाई का पार्ट है, तो इसलिए उसमें कौन सी मिलेगी? यूकैरियोटिक। ओके, अमीबा, अमीबा में कौन सी मिलेगी? अमीबा बैक्टीरिया नहीं है, अलग है, प्रोटिस्टा का पार्ट है वो, तो उसमें कौन सी मिलेगी? यूकैरियोटिक। इस तरीके से है। ओके, तो बैक्टीरिया आप लोग ध्यान रखना, ये लिख लो, कंप्लीट कर लो। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस is absent, that is nuclear membrane is not found. Example, बैक्टीरिया। ओके, और यहाँ पर हो गया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर membrane present. For example, सभी आ गए? From kingdom Protista to Animalia। ठीक है, 5 किंगडम हम लोगों ने पढ़े थे, मोनारा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया डाइवर्सिटी में। तो मोनारा तो बैक्टीरिया में आ गया, सॉरी बैक्टीरिया मोनारा में आ गया, किंगडम मोनारा का पार्ट है ना ये बैक्टीरिया। ओके, तो ये हो गया प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, सब जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी एनिमल्स ले लो, प्लांट्स ले लो, सब। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ सेल के केसेस में। ओके, डन। तो मैं समराइज़ कर देती हूँ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अब एक सेल ऑर्गेनल्स वाला पार्ट बचा हुआ है। अच्छा, आप लोगों का जो सिलेबस कवर अप हो गया है, ऑलमोस्ट सब लोगों की एक ही बुक होगी, कुछ डिफरेंट बुक लगी हुई है किसी की सेलिना पब्लिकेशंस के अलावा, तो और कुछ टॉपिक रह जाता है, आप लोगों को लगता है कि कवर अप नहीं हुआ है या रह गया है मैम ने, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं तो होता ही है ऐसा कि किसी बुक में एक्स्ट्रा दे रखा होता है एक आधा टॉपिक, किसी में वो नहीं दे रखा होता। ठीक है, तो अगर कुछ रह जाता है आप लोगों को लगता है तो आप बता दो, डाउट सेशन में आप लोग पूछ लो, तो वो कवर अप करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जितना यहाँ आप लोगों को कवर अप करवाया जा रहा है उतना आप अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, नोट्स वगैरह बनाओ, लिखवाया जा रहा है। ठीक है, और जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं डोंट इग्नोर दैट, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आप लोग लिख लो उसे, जब भी सेशन वगैरह लगेंगे या कैसे भी आप लोग फिर उसको पूछ सकते हो। ओके, तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आज के लिए हम इतना ही करते हैं। रिवीजन वाला चैप्टर था, रिकॉल करने वाला चैप्टर था, सारा आपको बता दिया। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले सेल इंट्रोडक्शन देखा, सेल की हिस्ट्री देखी, रॉबर्ट हुक, लिवान हुक का कंट्रीब्यूशन, देन उसके बाद फिर हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेल डिस्कस करे। तो पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोगों ने
क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, क्या क्या सामान उसके अंदर फिट कर रखा है, और वो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क कब क्रोमोसोम में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। ओके, तो एक बार लास्ट में आप लोग वो क्रोमेटिन नेटवर्क वाला पार्ट और ड्रॉ कर लो। क्रोमेटिन नेटवर्क, यहाँ पर कॉइलिंग होगी, और कॉइलिंग हो गया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। कब बनेगा, एट द टाइम ऑफ, सॉरी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन के टाइम में ही क्रोमेटिन विल कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। सिग्निफिकेंस, क्यों कन्वर्ट होगा, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है, डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और फिनोमिना को आपने बोला ही था, सेल डिवीजन। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में ही क्रोमेटिन विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, बाकी टाइम में सेल में वही रहेगा। ओके, तो ये हो गया सेल डिवीजन। ये जो सेल हो गई, ये हो गई पेरेंट सेल, और ये जो सेल हो गई, दीज आर डॉटर सेल्स। फाइन, ओके। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, और सेल ऑर्गेनल्स के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वगैरह। ये आप लोग अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट आता है लेट मी नो। ओके, चलो, सर डन।